हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो उसके बाद डेफिनेशन आते हैं आपकी टफनेस की। तो टफनेस यानी कि क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक अ हैमर ब्लो। अगर मान के चलो कि कोई मटेरियल है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली लोड आ रहा है, ठीक है, और इसके बावजूद वो फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, यानी कि वो फ्रैक्चर को अपोज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसकी टफनेस बोलते हैं। उसके बाद मशीनेबिलिटी क्या होता है? सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेफर्स टू रिलेटिव केस विद विच अ मटेरियल कैन कट। तो अगर मान के चलो कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हमें किसी मटेरियल को कट करना है, तो उसमें कटिंग एबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन एबिलिटी बोलते हैं। यानी कि इजीली हम किसी भी मटेरियल पे हम मशीनिंग वर्क करना आना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मशीन एबिलिटी बोलते हैं। रेजिलेंस क्या होता है? सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। वो तो ये क्या करता है? एनर्जी को कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लेता है, और जो शॉक एंड इम्पैक्ट लोड है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और उसको यानी कि वो रेजिस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं। Creep. So when a part is subjected to a constant state at a high temperature for a long period of time, it will undergo slow and permanent deformation called creep. अगर एक मटेरियल है जो कंटिन्यूसली बहुत दिन से अगर किसी कांस्टेंट स्टेज या फिर टेम्परेचर के नीचे है, और वो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। उसके बाद आता है फटिंग एंड हार्डनेस। सो व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्ट टू रिपीटेड स्टेज इट फेल्स एट स्टेजेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्टेज। सभी मटेरियल की एक यील्ड पॉइंट रहता है। यील्ड पॉइंट की क्या कि इसके नीचे अगर मटेरियल गया तो डिफॉर्म हो जाएगा, और पर इसके ऊपर रहा तो मटेरियल डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूसली अगर स्टेसिस की वजह से अगर वो यील्ड पॉइंट के नीचे आता है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? मटेरियल फेल हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फटिग बोलते हैं। उसका बाद हार्डनेस। सो रेजिस्टेंस टू वियर स्क्रैचिंग डिफॉर्मेशन मशीनेबिलिटी इट ऑल्सो मीन एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कट अनदर मेटल। यानी कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को कट होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। जिसकी मान के चलो कि एक कटर है जो दूसरे मेटल को कट कर रहा है, तो जो कटर है उसमें हार्डनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो जाके दूसरे मटेरियल को कट कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी। सो द पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। यानी कि एक एटम जितना भी स्पेस वहाँ पे ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 100 से लेस रहती है, और इसका जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। एक यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ इसने एक BCC का डायग्राम लिया है, ठीक है। BCC है ये, बॉडी सेंटर, एक देखो कॉर्नर एटम से ये, और एक सेंटर में है। तो यहाँ पे देखो इसका फार्मूला रहता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब, और इसका वॉल्यूम ऑफ एन एटम का फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। तो भाई देखो, अगर हम इसको इस तरह से अगर लेते हैं, तो देखो इसकी UR की वैल्यू ये हो जाएगी 4R, और इसका UW की वैल्यू आ जाएगी 2A, और इसकी वैल्यू आ जाएगी A। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.68%, यानी कि 68%। तो यानी कि जो BCC है आपका, तो BCC की पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 68%, यानी कि वो कम्प्लीटली पैक करता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कम्प्लीटली पैक हो रहा है कि नहीं, ये सिर्फ 68% ही पैक कर सकता है, 68% ही वो पैक कर सकता है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी रहेगी सिर्फ 68%। तो आपको BCC की पूछते हैं, ठीक है, BCC की आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो आप बताना 68% होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना 4th चैप्टर भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।